हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। साइंस पीवाईक्यू की इस सेशन में जिस हमारे पास जो सीरीज चल रही है एक्सेल सीरीज, आप सभी का स्वागत है। और ये जो सेशन नंबर होने वाला है हमारे पास में 6, यहाँ पर भी हम 6 फरवरी में 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, उन 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। किसका आंसर क्या सही था, आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ ये रहा। यहाँ पे था कि 3 विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ हैं, और ये सामग्री हैं, एक लकड़ी है, दूसरी धातु है और तीसरा कांच है, जिनका द्रव्यमान और तापमान एक बराबर है। उन्हें गर्म भट्टी से निकाला जाता है और बर्फ के चूर चूर हुए टुकड़ों पर डाला जाता है। इनमें से किसके द्वारा अधिक बर्फ पिघलेगी? धातु के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, कांच के द्वारा, या फिर तीनों के द्वारा समान मात्रा में? अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी कभी अगर गूगल पर हम देखेंगे तो इसके हमें 2 आंसर में देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है धातु देखने को मिलता है, और दूसरा हमें कांच देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो सीटेट के आंसर की में हमारे पास जो आंसर दिया है वो लकड़ी दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है सर यहाँ पर लकड़ी आंसर क्यों दिया है? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि हमें लकड़ी आंसर करना पड़ा है। तो हम वो कारण आपको बताते हैं कि आपके यहाँ पर क्या कारण होगा कि यहाँ पर धातु ना बोल के हमने लकड़ी बोला है। अब देखो, हमारे पास में कोई भी धातु है, कोई भी लकड़ी है, कोई भी पदार्थ मान के चलो, अगर वो किसी बर्फ को पिघला रहा है, मतलब क्या है, उसके पास में ऊष्मा निहित होगी। अब ये ऊष्मा कितनी निहित है वो किस पर डिपेंड करती है? जो ऊष्मा होगी हमारे पास, टोटल ऊष्मा कितनी निहित है, उसे क्यू से शो करते हैं। और ये डिपेंड करती है सबसे पहले हमारे पास मास पर डिपेंड करती है कि उसके पास द्रव्यमान कितना है। ठीक है, मास के बाद हमें डिपेंड करती है कि उसके पास जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, सी है, इस पर डिपेंड करती है। और तीसरी बात होती है हमारे पास में तापमान परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, अब तीनों केस में हम देख रहे हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे धातु हो, चाहे कांच हो, तीनों केसों में यहाँ पे द्रव्यमान और तापमान तो हमारे पास में बराबर है। ठीक है, द्रव्यमान और तापमान बराबर मतलब यहाँ पर मास और जो टेम्परेचर है ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तीनों का बराबर रहेगा। अब बात आती है हमारे पास में जो सी है ना, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो ये विशिष्ट ऊष्मा जिसकी ज़्यादा होगी वही हमारे पास में ज़्यादा मात्रा में क्या है, बर्फ को पिघलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो धातु होती है इसकी अगर हम विशिष्ट ऊष्मा देखते हैं तो लगभग हम मान के चलते हैं कि इसको लगभग 400 से लेके 800 तक मान के चलते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं बता रहा मैं, लगभग मान के चलना है कि 400 से लेके 800 किलो तक रहती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा। लकड़ी की अगर हम बात करें तो इसकी लगभग 1700 के समथिंग रहती है विशिष्ट ऊष्मा। और हम कांच की बात करें तो इसकी लगभग 850 के समथिंग रहती है, 850 या फिर हो सकता है कहीं कहीं पे 850, 830 कहीं कहीं पे वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब बात ये ध्यान देना है कि हमारे पास कुल ऊष्मा कितनी निहित होगी, डिपेंड कर रही है किस पे? सीधी बात, हमारे पास जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उस पर निहित कर रही है। अब यहाँ पर देखने हमें विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हमारे पास जो तीनों चीज़ें दी थी, धातु है, लकड़ी है और कांच है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसके पास है? हमारे पास में जो लकड़ी है इसके पास में है। इस वजह से हमारे पास सही आंसर क्या होगा? लकड़ी। हाँ, अगर ये पूछता कि कौन सबसे पहले पिघला देगा, जल्दी जल्दी तीव्र गति से कौन पिघला देगा, तो आप तीव्र गति से धातु मान सकते थे। लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा है कि पूर्णतः सबसे लास्ट तक अगर कोई देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन बर्फ पिघलाएगा, तो आप यहाँ पर बताओगे कि हमारे पास लकड़ी होगी वो। ठीक है, गुड आफ्टरनून मार्क्सरी। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको 3 प्रश्नावली में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। ठीक है, जिसे हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं। आप पहली प्रश्नावली में विलयन ए की 2 बूंद डालते हैं, जिससे हमारे पास जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गहरा गुलाबी डार्क पिंक देखने को मिल रहा है। दूसरी प्रश्नावली में विलयन बी की 2 बूंद डालते हैं, और यहाँ पे जो रंग है ना, यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि हमारे पास जो तीसरी प्रश्नावली है इसमें विलयन सी से कुछ बूंद डालते हैं, और यहाँ पे जो हमें रंग देखने को मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, हरा मिल रहा है। तो आपको बताना है कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है। ए, बी और सी का आपको नाम बताना है। एक प्रश्नावली आपके पास ए है, एक प्रश्नावली आपके पास में बी है, और एक प्रश्नावली आपके पास में सी है। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में अलग अलग विलयन है। ठीक है, जब हमने ए में कोई विलयन डाला तो हमारे पास में कैसे देखने को मिल रहा है, तो बोलना डार्क पिंक देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, कैसे मिल रहा है हमें? डार्क पिंक देखने को मिल रहा है। जब हमने बी में कोई विलयन डाला तो यहाँ पे हमें नो चेंज, मतलब कोई भी यहाँ परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। जब हमने सी में डाला है तो यहाँ पे हमें ग्रीन रंग से हो रहा है। ठीक है, और किसकी बात हो रही है? बोलना यहाँ पे बात हो रही है गुड़हल के पुष्प की, जिसे हम चाइना डिश के नाम से जानते हैं, चाइना रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम चाइना रोज की बात करते हैं, और हमने पढ़ा है जो चाइना रोज होती है वो एसिड में कैसे कलर शो करती है,
ठीक है। न्यूट्रल में कैसे कलर शो करती है और बेस में कैसे करती है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो एसिड में कैसे शो करती है, तो एसिड में हमने देखा था डार्क पिंक शो करती है कलर, ठीक है। तो एसिड होगा तो डार्क पिंक होगा, न्यूट्रल होगा तो हमारे पास नो चेंज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट पिंक होगा कलर, या तो नो चेंज होगा या फिर लाइट पिंक होगा। और अगर आप बेस की बात करें तो बेस में हमें ग्रीन रंग शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क पिंक दिख रहा है मतलब हम बोल सकते हैं पहला हमारे पास अम्लीय होगा, कोई चेंज नहीं दिख रहा है मतलब दूसरा हमारे पास क्षारीय होगा, और तीसरे में हमें ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब हमारे पास में जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रम को आपको सही क्रम में जमाना है। आपके पास यहाँ पे 5 लाइन है और 5 लाइनों को आपको क्रम वाइज जमाना है, कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। सबसे पहले हमारे पास लाइन है, अब पंख को हटाया गया और कलछी से तैरती ग्रीस को निकाल दिया गया। दूसरी लाइन है कि बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग को अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया गया। तीसरा है कि मध्य में ढलान के लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। चौथा है कि आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया गया है। और पांचवा है कि अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश कराता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सबसे पहले प्रक्रम होगा और कौन सा सबसे बाद में। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो प्लास्टिक बैग वगैरह हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, इनको हटाएंगे। तो हम बोल सकते हैं पहला प्रक्रम क्या होगा, पहले हम बताएंगे जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं इनको हटाएंगे, ठीक है। तो पहले बी आ रहा है, तो बी यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 भी आंसर नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। अब बात करते हैं डी में क्या है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जा रहा है। और ई में है कि अपशिष्ट जल एक बजरी को रेत निष्कासन टैंक में भेज दिया गया। तो पहले नंबर क्या करें, रेत निष्कासन टैंक में भेजेंगे तो दूसरे नंबर पे ई आएगा, और फिर इसके बाद में हम क्या करें, नीचे बैठने देंगे, तीसरे नंबर पर आपके पास में ये आएगा। अब बात आती है हम क्या करेंगे इसके बाद। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बड़ी वस्तु को हटाया, उसके बाद में हमने टैंक में भेजा, तो मतलब ई किया है। उसके बाद हमने ई के बाद में क्या किया है, डी ऑप्शन पे आए हैं कि हमने जो रेत है बजरी है उसको नीचे करने दिया है। उसके बाद हम क्या करें, मध्य ढलान में एक बड़े टैंक में जल को रख लेंगे हम, ठीक है। तो फिर सी किया हमने ऑप्शन, और लास्ट में जाके हमारे पास में जो भी तैरती ग्रीस वगैरह होगी उसको निकाल लेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रहा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, लास्ट जब हम पीवाई को देख रहे थे 7 फरवरी का, उसमें भी सेम क्वेश्चन था और यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा आपके पास में वैल्यू अलग है। एक सेल और एक स्विच वाले परिपथ से खुले जो सिरे हैं, तारों को एक के बाद एक हम निम्न तार को जोड़ते हैं। अब तार के बारे में आपको बताया है, ए तार है जिसके बारे में बताया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा है और 3 मिलीमीटर की मोटाई वाला तार है, और बी तार जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई का है और 7 मिलीमीटर मोटाई का है। अब आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही होगा कि ए के द्वारा अधिक ऊष्मा पैदा होगी, बी के द्वारा अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ए और बी दोनों समान मात्रा में ऊष्मा पैदा करेंगे, ए और बी दोनों में ऊष्मा पैदा नहीं होगी। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो कल भी बताया था कि हमारे पास जो हीट होगी वो कैसे हम डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में कल भी देखा था कि रो एल अपॉन ए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इससे हम देखते हैं कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो हमारे पास एरिया होता है इसके इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास में लंबाई 5 सेंटीमीटर इसकी है, 5 सेंटीमीटर इसकी है, मतलब लंबाई तो इसकी दोनों की बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी मोटाई ज़्यादा है मतलब उसके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसकी मोटाई कम है उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, बार बार रुक रही है, नहीं रुक रही है, आपकी रुक रही होगी, मेरे में तो चल रही है फ़ोन में। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर पतला लेंगे तार, अगर हम पतला तार ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पतला तार लेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, और मोटा तार लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो चूंकि हमें हीट बढ़ाना है, ऊष्मा की बात कर रहा है, तो हमें तार कैसे चुनना पड़ेगा, तो बोलेंगे तार हम चुनेंगे पतला वाला, ठीक है। अब पतला तार चुनेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे हीट के बारे में फॉर्मूला पता होगा, H इक्वल टू हमारे पास होता है I स्क्वायर RT।
अब चूंकि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, हीट भी ज़्यादा निकलेगी। तो इस बेस पर आप आंसर लगा सकते हो ए वाला कि ए में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है R1 है आपके पास में कि बिना बुझा चूना जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है, और बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। R1 व R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सीधी सिंपल बात यह है कि आपको बताना है कौन सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या, कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले के बेस पे हम लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या, कुछ तो देखो सबसे पहले है हमारे पास बिना वजह चूना है, जिसे क्विकलाइम बोलते हैं, और कल हमने इसके बारे में देखा था क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है। क्विकलाइम का फॉर्मूला था हमारे पास में CaO, है ना, इसे क्विकलाइम के नाम से जानते थे। अब क्या है, इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो मतलब सीधी बात है, इससे हम रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है, जब हमारे पास क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में दो रिएक्टेंट थे, एक हमारे पास में क्विकलाइम था, दूसरा वाटर था, और एक प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम देखते हैं कि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अब बात करते हैं हमारे पास जो बिना बुझा हुआ चूना है, जैसे हम CaOH का होल ट्वाइस, जैसे हम स्केलेट लाइन के नाम से जानते हैं, तो अब इसको लिखते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब CO2 को प्रवाहित कर रहे हैं, और हमारे पास उत्पन्न क्या रहा है, चूना पत्थर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CaCO3। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, टोटल हमारे पास में दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट केवल एक बन रहा है, मतलब ये भी हमारे पास कैसी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं R1 R2 दोनों कैसी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। कथन में आपके पास दिया है घटपर्णी पौधा कीटों को फंसा लेता है। ठीक है, हमारे पास घटपर्णी पौधा होगा जिसे पिचर प्लांट बोलते हैं, ये क्या करता है, पौधों को फंसा लेता है अपने में, और इसका कारण दिया है कि घटपर्णी पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। अब आपको बताना है कि दोनों सही हैं और ए की व्याख्या कर पा रहा है, दोनों गलत हैं, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्या होगा यहाँ पर सही। देखो यहाँ पे बोला है हमारे पास जो पिचर प्लांट होता है वो क्या कीटों को फंसाता है, तो ये बात तो यहाँ पे सही है। और फंसाता क्यों है, तो बोलना ये फंसाने का कारण होता है, इनके पास क्या होती है, क्योंकि दलदली पौधे हैं और इनके पास क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को फंसा लेते हैं। ठीक है, और इनने बोला है कि हमारे पास में क्या बोला है इन्होंने बोला है कि क्लोरोफिल नहीं होता। देखो इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों को फंसाते हैं। आपने कुछ इस प्रकार से इनका देखा होगा डायग्राम, कुछ ऐसा रहता है और इस साइड रहता है, एक तो यहाँ से फंसा लेते हैं, और कुछ कुछ आपने देखा होगा कुछ ऐसा रहता है कि इनके पास यहाँ कुछ लगे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे दो प्रकार के आपने नॉर्मल देखे होंगे, होते कई प्रकार के हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना होता है। तो इस बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ए सही है, लेकिन जो आर है ये कैसा है, गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, एक यौगिक एक्स, आपके बारे में यौगिक के बारे में बताया नहीं गया, बताया गया है कि यौगिक का नाम एक्स है, और आपसे क्या पूछा गया है, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, और ए और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, कि आपसे जिंक से अभिक्रिया की और कोई प्रोडक्ट ए उत्पन्न किया है, साथ में किसको उत्पन्न किया है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न किया है। परंतु जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो जल उत्पन्न करता है, मतलब H2 उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है आखिर जो X है ना, ये होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, कोई एक्स कंपाउंड है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं एक्स कंपाउंड है, और एक्स कंपाउंड जब जिंक से रिएक्शन करा रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, तो बोलना हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट में ए बन रहा है और साथ में बन रहा है हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास में जब हम इसी से जो हमारे पास कंपाउंड है एक्स कंपाउंड है और इसकी हम किससे क्रिया करा रहे हैं, HCl से क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ से क्या उत्पन्न कर रहा है, बोलना यहाँ से हमारे पास में जल उत्पन्न कर रहा है, मतलब H2 उत्पन्न कर रहा है और साथ में यहाँ कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर कर लेना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ ऐसा लिखा होगा तो यहाँ पे देखना H2O है और यहाँ पे HCl है। मोस्टली केसों में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अम्ल होता है, ठीक है, कोई अम्ल है, एसिड है, और जब वो किसी क्षार के साथ किसी बेस के साथ क्रिया करता है तभी जाकर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर H2 मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl के साथ जो भी यहाँ पे रिएक्शन कर रहा होगा X होगा, वो क्या होगा, हमारे पास में कोई ना कोई क्षार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है क्षार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे क्षार है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो एसिड है, अम्ल है ये, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे बेस है, हमारे पास क्षार है, ठीक है। हालांकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यहाँ पर हमारे पास में बेस है। अब बात करते हैं, हमारे पास में 3 आंसर मिल रहे हैं यहाँ पर कि आंसर कौन सा लगाना है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देख रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे NaOH होता है, और जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे, तो हमें पता है जिंक ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम से, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, जल्दी से बताइए। यहाँ पे जिंक हमारे पास धातु है, NaOH बेस है, तो हम देखते हैं, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी रिएक्शन, कि हम देखते हैं जब हमारे पास कोई अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल या फिर क्षार, या तो अम्ल हो सकता है या फिर क्षार होता है, और जब ये किसी धातु से क्रिया करता है, कोई भी धातु हो सकती है, तो हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट में लवण बनता है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, तो बोल रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं NaOH एक प्रकार का क्षार है और ये क्या है, जिंक से क्रिया कर रहा है जो एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास क्या बनेगा, लवण बनेगा, और दूसरी बात हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा। अब लवण कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 रिलीज हो रहा है और यहाँ पे केवल एक सिंगल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास क्या होगा, Na2 हो जाएगा, फिर Zn सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होता है, तो बोलना इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो इसका नाम अगर कोई पूछे तो बोलना इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई, पहली रिएक्शन कन्फर्म है। अब दूसरी कर रहे हैं, ये NaOH है ना, ये दोबारा से रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, दोबारा से रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ में, ठीक है। तो अब फिर से देखो, NaCl NaOH जो है ना, NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, और हमें पता है जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं और इसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण क्या बनेगा, लवण बनेगा NaCl और क्या बनेगा, पानी मतलब H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आप देख लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब आप क्रिया करके देखोगे ना, बिल्कुल सेम दिखेगी, तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आंसर यहाँ पर लगा सकते हो। अगर नहीं है विश्वास तो एक बार देख लो कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और जब ये जिंक के साथ क्रिया करेगा तो हमारे पास बनता है, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा K2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये KOH होता है ना, ये हमारे पास में HCl के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है KCl और साथ में यहाँ पे बनता है H2O, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आंसर कर सकते हो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आंसर कर सकते हो। हालांकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्शन करता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस करना चाहिए और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यहाँ पे आंसर नहीं लेंगे। NCERT के अकॉर्डिंग जो आपके पास में है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सही हैं, और जो आपके पास में आंसर की आई थी, आंसर की में भी इन दोनों को आंसर माना गया कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे तो पूछ सकते हो, बाकी हम अगले क्वेश्चन पर अब पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है कि ए डिब्बे में 10 लीटर पानी है, जबकि बी डिब्बे में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों डिब्बों में जल शुरुआती समय में 40 डिग्री पर है। दोनों डिब्बों में जल शुरुआती समय में कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों डिब्बों का 70 डिग्री तक
गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगी, बी में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में एक बराबर ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में ही वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे सीधी बात यह है कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे ए है और इसमें हमारे पास क्या भरा है, अंदर जो भी भरा हुआ लिक्विड वो हमारे पास H2O है, जल है। ठीक है, वहीं हमारे पास एक और डिब्बा है, एक और कंटेनर है, यहाँ पे बी है इसका नाम, और इसमें जो भरा हुआ है वो क्या भरा है हमारे पास में, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। ठीक है, अब दोनों का हम देख रहे हैं शुरुआती स्टेज में, स्टार्टिंग में जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल जो टेम्परेचर था वो कितना था हमारे पास में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो लास्ट में हम देख रहे हैं फाइनल हमारे पास में जो टेम्परेचर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 70 डिग्री निकल रहा है। तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि किसमें ऊष्मा अधिक स्थानांतरित हुई होगी। ठीक है, कि ए में ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ी होगी हमें 70 डिग्री करने में, या फिर बी में देनी पड़ेगी। नहीं बता पा रहे क्या? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा याद रखा करो हमारे पास जो कंटेनर है, डिब्बे हैं, उसमें लिया क्या गया है। यहाँ पे लिया गया है हमारे पास H2O को लिया गया है, और यहाँ पे लिया गया है सरसों के तेल को। अब यहाँ पे हमने दोनों चीज़ को देख लिया, अब हमें देखना होगा कि दोनों में से जो हमारे पास लिक्विड लिए गए हैं किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। ठीक है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारा ज़्यादा है, जिसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब ये क्या होती है, तो बोलना किसी भी हमारे पास कोई भी द्रव है, 1 किलोग्राम द्रव है, उसका जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर ज़्यादा होगी, अब वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को स्थानांतरित करेगा, ज़्यादा मात्रा में उसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें पता है एक पानी है और दूसरा सरसों का तेल है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पानी होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एक कंटेनर होगा इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह का अवलोकन किया। उसने वहां अनेक छोटे छोटे छिद्र देखे। ये छोटे छोटे छिद्र क्या है? सिराएं हैं, रंध्र हैं, मध्य सिरा है, लबक है। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर? जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी पत्ती के निचले भाग को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छेद देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम स्टोमेटर के नाम से जानते हैं या फिर रंध्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आंसर तो बहुत ईजी था, आप बता सकते थे डायरेक्ट, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दे वाली बात आती है अब, और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो आंसर करने की कोशिश करना कि आपके पास लवण का नाम दिया है और लवण से प्राप्त, मतलब सीधी बात यह है कि लवण का नाम दिया है और यहाँ पे क्षार और अम्ल है, तो यहाँ पे अम्ल और क्षार, कौन कौन से अम्ल और क्षार का प्रयोग किया गया हो ताकि आपके पास लवण ये प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो यहाँ पे बोला है कि क्षार ए हो सकता है, और यहाँ पे अम्ल के बारे में आपको बताया है HNO3 है। पोटेशियम सल्फेट में बताया है कि क्षार बी होगा, जबकि यहाँ पे अम्ल H2SO4 है। कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में CaOH का होल ट्वाइस है, क्षार है, और जबकि यहाँ पे अम्ल क्या होगा आपको बताना है। तो मतलब ये है कि आपके पास में यहाँ पे डैश मान के चलते हैं कि आपको पता नहीं है, और यहाँ पे आपके पास में HNO3 है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास में, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना Mg, और नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है NO3। अब चूँकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कर देंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास में क्या है, फिर से डैश है, और साथ में ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं पोटेशियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। आगे हमारे पास में कैल्शियम नाइट्रेट है, तो यहाँ पे है CaOH का होल ट्वाइस, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा कि हमारे पास में यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CaNO3। देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, HNO3 तो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ से गायब क्या हुआ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आना तो वहाँ पे सीधी सिंपल एक बात याद रखना, वहाँ पे हमने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है पिछली क्लास में, और अभी जस्ट हम पीछे पढ़ के आए थे उदासीनीकरण किया, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ के आए थे, तो बोलना वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी, अम्ल होगा और क्षार होगा।
जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है लवण बनता है, और साथ में हमारे पास क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो लवण बन रहा होगा, लवण के साथ क्या है हमारे पास में H2O निकल रहा होगा। ठीक है, तो अब फिर से सीधी बात है, अगर हमको अम्ल और क्षार चाहिए ना, एक चीज़ दी है एक चीज़ नहीं दी है, तो वहाँ पे हम यहाँ से थोड़ा मदद मिल सकती है H2O से जोड़ने से। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है, आपके पास में लवण है Mg, ठीक है, और यहाँ पे है NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपके पास अम्ल क्या दिया है, बोलना HNO3 दिया है हमारे पास अम्ल HNO3, और क्षार आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि आपके पास में कमी किसकी है, तो बोलना यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी है, तो सीधी बात यहाँ पे जो क्षार होगा यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही। मैग्नीशियम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहली ज़रूरत तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन भी, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और एक 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हो, क्योंकि यहाँ पे क्षार है। ठीक है, क्षार में हाइड्रोक्साइड होता है, OH होता है, जबकि अम्ल में H होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OH है। अब चूंकि मैग्नीशियम की बैलेंस कितनी होती है, 2 होती है, इस वजह से हम बोल सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस होगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, बोलना पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास उसमें आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा है H2SO4 के साथ K2SO4 बनना है, तो देखो K2 है, और यहाँ पे बाजू में मान के चलो यहाँ पे H2 भी निकला होगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, K है, बिल्कुल K तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K होगा। अब K क्या होता है, तो बोलना K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम KOH का होल ट्वाइस कर सकते हैं या फिर KOH कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे पास पोटेशियम होगा इसकी बैलेंस कितनी होती है, 1 होती है, और जो OH होता है इसकी बैलेंस भी 1 होती है। तो यहाँ पे जो बी वाला आंसर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं सेकंड वाला हमारे पास क्या होगा, KOH होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे COH का होल ट्वाइस है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, तो बोलना यहाँ पे NO3 है, तो सीधी बात है यहाँ पे एक NO3 होगा, और साथ में अगर यहाँ पे H2O निकला है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकला होगा, तो HNO3 होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर फोर्थ आंसर आप यहाँ पे जा रहे हो तो बिल्कुल सही होगा कि पहला हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है यहाँ पर HNO3। ठीक है, ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे Mg3 लिखा है इस वजह से गलत है, यहाँ पे केवल Mg लिखा है इस वजह से गलत है, और यहाँ पे KOH का होल ट्वाइस लिखा है इस वजह से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर फोर्थ होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर दीवार से दूर या फिर दीवार की ओर खिसकाना चाहिए। उत्तल लेंस द्वारा दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं हो सकती। अभी ये तो ये मान कर चलो तुम 2023 के पढ़ रहे हो क्वेश्चन, तो लेंदी तो ये कुछ है ही नहीं जो अभी पूछे जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ये कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इन्होंने बोला कि उत्तल लेंस दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं होगी, ये बात गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब देता है, और वास्तविक प्रतिबिंब देने का मतलब है कि हम दीवार पर छवि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूर हटाना चाहिए, खिसकाना चाहिए, इन दोनों से बेहतर ऑप्शन है कि हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन है कि हम देखेंगे कि स्थिति के आधार पर हम या तो दीवार के पास करेंगे या फिर दीवार से दूर करेंगे। ठीक है, तो इस बात पर आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोमंथी में पोषण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमारे पास जैसे गाय है, भैंस है, जुगाली करने वाले जानवर हैं, तो इनसे में जो पाचन क्रिया होती है उसके बारे में पूछा है कि ये पहले निगलते हैं, चबाते हैं, मिश्रित करते हैं, आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन होता है। चबाना, निगलना, पाचक रसों के साथ मिश्रण करना और पूरा पाचन होता है। निगलना, आंशिक पाचन, चबाना, पूरा पाचन, चबाना, निगलना, आंशिक पाचन और पूरा पाचन। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो रोमिनेंट्स हमारे पास में होते हैं जीव, वो क्या करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे जो निगलने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले खाने को निगलते हैं, ठीक है, और
खाने को निगलने के बाद कहाँ पे जाता है, इनका हमने अभी बताया था पहले, इनके पास यहाँ पे रूमेन नामक हमारे पास में जगह पाई जाती है जिसे हम प्राथमिक आमाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके पास इनके मुँह से कहाँ जाएगा, रूमेन के पास में जाएगा खाना, तो निगला इनने और डायरेक्ट कहाँ गए, रूमेन में। अब रूमेन में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सेलुलोज के पाचन में सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका आंशिक पाचन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे इनमें पाचन किया तो अब क्या करें, जब ये फ्री बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद में, तो अब ये क्या करते, धीरे धीरे से बाहर निकालते हैं खाने को, धीरे धीरे से बाहर निकालते हैं, मतलब फिर उसको चबाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आपने जुगाली करते देखा है बच्चों को। और फिर क्या करेंगे, जब पूर्णतः चबा लेंगे तो चबाने के बाद क्या करेंगे, ये जो इनका आमाशय होता है नॉर्मल वाला, उस आमाशय के पास ये खाने को भेज देंगे, तो यहाँ पे जाके इसका पूर्ण पाचन होगा। फिर यहाँ पे आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया क्या होगी, पहली प्रक्रिया होगी निगलने की, दूसरी प्रक्रिया होगी आंशिक पाचन की जो बैक्टीरिया करते हैं, तीसरी प्रक्रिया होगी जो आंशिक पाचा हुआ भोजन है उसको वापस मुँह में लाएंगे और अच्छे से चबाएंगे। फिर चौथी प्रक्रिया होगी कि हमारे पास आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में बड़ी आंत में जाके पूर्णतः पाचन हो जाएगा और बेस्ट जो होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि एक लकड़ी एक धन आवेशित क्षण और एक ऋण आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नज़दीक लाया जाता है। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी, आपको यह बताना है। धन आवेशित क्षण की ओर और ऋण आवेशित क्षण से दूर, धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित दोनों की ओर, धन आवेशित और ऋण आवेशित आवेश दोनों क्षणों से दूर होगी, ऋण आवेशित क्षण की ओर और धन आवेशित क्षण से दूर। बताइए यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा, कि आप दो यहाँ पर चार्ज वाली यहाँ पे रॉड ला रहे हो, कौन सा यहाँ पे सही होगा। और क्या हमारे पास पानी है, H2O है, इसके पास ला रहे हैं। देखो, जो हमारे पास पानी होता है H2 होता है, ये ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोलर बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो होता है पोलर है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज हमारे पास में पानी के पास में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम पॉजिटिव को लाएंगे तो नेगेटिव वाला भाग पॉजिटिव की ओर जाएगा, मतलब जो हमारे पास पानी होगा वो तो मुड़ेगा ही, और अगर हम नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो नेगेटिव की साइड भी जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा कि धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित क्षण दोनों क्षणों की ओर हमारे पास जो पानी की धारा होगी वो अट्रैक्ट होगी, उसकी ओर मुड़ेगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, ए और बी क्या है आपको पहचानना है। और यहाँ पे ए के बारे में बताया है कि धरती में जल के रिसने की प्रक्रिया है, और जबकि बी के बारे में बताया कि भौम जल के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित होने की प्रक्रिया है। इन्फिल्ट्रेशन है या फिर एक्वाइफर है, यहाँ पे है जल भरण, अंतर्निस्यंदन, भौम जल, जल भर, अंतर्निस्यंदन और जल सीमा। ये बहुत आसान है कि जो जल धरती में रिसता है ना, उस रिसने को हम बोलते हैं अंतः निस्यंदन या फिर इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहाँ हमारे पास जो बड़ी बड़ी चट्टान है उनके नीचे ऊपर ये जम जाता है, पानी जाके भंडारित हो जाता है, उसे हम जल भर के नाम से जानते हैं, एक्वीफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल लगा सकते हो आँख बंद कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें लिखा है कि इसमें पराग का परागकोश से बीजांड पर स्थानांतरित होता है, इसमें पराग का परागकोश से अंडाशय पर स्थानांतरित होता है, इसमें पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, इसमें पराग का वर्तिकाग्र से परागकोश पर स्थानांतरण होता है। ये तो बहुत आसान है कि हमारे पास परागण क्या होता है। परागण बहुत आसान है कि परागकोश जो होता है हमारे पास, परागकोश से परागकण कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन। ठीक है, ओके, सी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चरण ए है जहाँ पर हम कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, और दूसरा है कि उपरोक्त हमारे पास विलयन है उसको हम ठंडा करते हैं और देखते हैं कि नीले रंग का
क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि जो चरण ए है वो किस प्रकार का परिवर्तन है और जो चरण बी है वो किस प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ पे बताया है कि चरण ए है भौतिक परिवर्तन, चरण बी भौतिक परिवर्तन। ए भौतिक है और बी रासायनिक है, ए रासायनिक बी भौतिक है, ए रासायनिक और बी रासायनिक। बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपर सल्फेट पाउडर है, गर्म जल है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सीधी सिंपल बात, यहाँ पे केमिकलों की बात हो रही है, केमिकल मिक्सअप हो रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा होगा। अब यहाँ पे केवल हमारे पास क्या है, ठंडा कर रहा है और ठंडा करके हमें क्रिस्टल मिल रहा है। मतलब केवल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हमें स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं यहाँ पे थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, थर्ड बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर आपके पास में सही जोड़ दी हैं। आपको बताना है कि कौन सा अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे ऑप्शन में है सेब, टमाटर, मधुमक्खी का डंक और सिरका। बताइए कौन सा कहाँ से प्राप्त होगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से होगा, बोलना हमारे पास टमाटर है, हमारे पास में पालक है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमारे पास में ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, अगला है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, फार्मिक क्या है, फार्मिक अम्ल जो हार्म करे, है ना। हार्म कौन करता है, मधुमक्खी का डंक है हमारे पास में, बिच्छू का डंक है। तो ये क्या करते हैं, हार्म करने का काम करते हैं। तो आप बोल सकते हो फार्मिक अम्ल क्या है, फार्मिक मतलब हार्म करने वाले। मधुमक्खी के डंक है, चींटी का डंक है, तो ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन बोल सकते हैं, थर्ड आंसर आएगा इसका मैलिक। मैलिक से याद करो, मैलिक मतलब अगर आप कहीं पे देखते हो कि सेब का ठेला लगा हुआ है और वहाँ पे आप पूछ सकते हो इन सेब का मालिक कौन है ना। तो मैलिक अम्ल से आप क्या कर सकते हो, सेब। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो बोलना जो सेब होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड क्या क्या होता है, तो बोलना एसिटिक एसिड सिरका जो होता है हमारे पास विनेगर होता है, खाने में अच्छा लगता है और अच्छे से आप कर सकते हो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए और लास्ट में डी। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। S1 आपके पास में दिया है कि किसी सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम करता है। और यहाँ पे S2 दिया है कि ध्वनि का तारत्व तार के तनन पर निर्भर करता है। S1 S2 दोनों सही हैं और व्याख्या सही हो रही है। S1 S2 दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं हो पा रही सही। S1 गलत है जबकि S2 सही है। S1 और S2 दोनों गलत हैं। उम्मीद यही थी और आपका आंसर गलत है यहाँ पर। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम करता है। ये बात गलत है। जब हम किसी सितार के जो तार होते हैं उसको कसते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका जो तारत्व होगा, उसकी जो पिच होगी ना, उसको हम बढ़ाने का काम करते हैं। तो वहाँ पे कम नहीं होती है, क्या होती है, वहाँ पर अधिक होती है। ठीक है, आप किसी भी तार को कसोगे तो वहाँ पे क्या होगी, तारत्व अधिक होगा, पिच अधिक होगी। ठीक है, कंपन की संख्या बढ़ जाती है वहाँ पे। यहाँ पे है कि ध्वनि के तारत्व तार के तनन पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस बेस पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर S1 गलत है और जो S2 होगा वो सही होगा। ठीक है, ओके, इतनी जल्दी नहीं करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए बोलते हैं कि पहले अच्छे से पढ़ लो उसके बाद आंसर करो। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर कि जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल। यहाँ बताना बी और सी सही है, केवल बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल डी सही है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, जब हम अवायवीय श्वसन करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो जब हम श्वसन की बात करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन हम दो प्रकार से देखने को मिलता है हमें रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है हमारे पास में वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में अवायवीय श्वसन। अब यहाँ पे जो अवायवीय श्वसन होता है ये भी आप दो प्रकार से देखते हो। हम एक देखते हैं ईस्ट करता है अवायवीय श्वसन, ठीक है, ईस्ट है, खमीर, ये करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं अवायवीय श्वसन मनुष्य करते हैं, जब
क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ज़्यादा व्यायाम करते हैं। सबसे पहले हम वायवीय श्वसन की बात करते हैं कि वायवीय जब श्वसन करते हैं तो क्या होता है। तो वायवीय श्वसन में हमारे पास में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किस किस में टूटता है, तो बोल रहे हैं वायवीय श्वसन, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हमारे पास में, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित होती है और हमारे पास ग्लूकोज तोड़कर क्या बनाता है, तो बोलना ग्लूकोज तोड़ता है CO2 का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, साथ में हमारे पास में ATP का निर्माण करता है, जिसे हम ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं हम अवायवीय श्वसन की बात करते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये अनुपस्थित है, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। सबसे पहले हम मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में क्या होगा, तो बोलना जो मनुष्य होगा यहाँ पे जो ग्लूकोज होगी इसका क्या होगा, एक तो आंशिक विघटन होगा और आंशिक विघटन से हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ में हम देखते हैं हमारे पास ATP बनती है। ATP मतलब ऊर्जा है और यहाँ पे 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। वहीं जब हम ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जब अवायवीय श्वसन होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, तो बोलना यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल बनता है, ठीक है। एल्कोहल के साथ में यहाँ पे CO2 बनता है और यहाँ पे क्या होता है ATP बनेगा, मतलब ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब अगर आंसर आप थर्ड दे रहे हो तो ध्यान दो कि हमने यहाँ पे क्या बताया है कि जब हम भारी व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में केवल ATP का होगा, ऊर्जा का होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, केवल यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 4 आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बाद में पछतावा देती हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है आपको कि जब भी हम अवायवीय श्वसन की बात करेंगे मनुष्य में तो केवल हमारे पास लैक्टिक एसिड के साथ ऊर्जा निकलेगी, बाकी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि हम कहाँ से कन्फ्यूज होते हैं, हमने केवल ईस्ट के बारे में पढ़ा है कि एल्कोहल बनता है CO2, तो सोचते हैं कि मनुष्य में भी CO2 बनेगा। तो अवायवीय श्वसन में मनुष्य में श्वसन जो CO2 है वो नहीं बनता, वो वायवीय बनता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडलित के रूप में लपेटा है। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते से एक सेल से जोड़ दिया है। स्विच बंद करने पर क्या होगा। लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी।